क्या था होमवर्क भाई? O1 में क्या था? 32, 18 to 34। O1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज O1 18 से लेकर के कितना 34 तक दिया था, निकालेंगे भाई। 18 से 20, 21 से 25, 21 से 25, 26 से 30, 26, 26 देखेंगे। ये ABCD के पोजीशन वेक्टर ABCD ये सारे एक ही प्लेन में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद उसने लिखा है A माइनस डी वेक्टर का डॉट B माइनस सी के साथ इज सेम एज B माइनस डी का डॉट C माइनस ए के साथ। तो उसने बोला है कि जो ये पॉइंट D होगा ये ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगा? इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर या सेंट्रोइड, किसका काम करेगा? तो पहले इसको ध्यान से देखो तो A डॉट B माइनस A डॉट C माइनस B डॉट D प्लस B D डॉट C, D डॉट C इज इक्वल टू यहां आएगा B डॉट C माइनस A डॉट B माइनस D डॉट C और प्लस A डॉट D, ये आएगा। अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, यहां से ऐसे कैसे इसको देखते हैं ना, अगर समझने की बात है इसको ऐसे ही देख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये पॉइंट A है, ये A वेक्टर हो गया, ये पॉइंट B है, ये B वेक्टर हो गया, ये पॉइंट C है, ये C वेक्टर हो गया। A माइनस डी, यहाँ पर D पॉइंट ले लेते हैं, ये तुम्हारा D पॉइंट है। तो A माइनस डी वेक्टर ये होगा, ऐसा कुछ होगा, और B माइनस सी ये वाला वेक्टर होगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? है ना? और इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये तो और भी आसान हो गया मेरे हिसाब से, अब तो खत्म हो गया। यानी कि ये वाला वेक्टर हो गया तुम्हारा BC वेक्टर और ये वाला वेक्टर हो गया AD, दोनों म्यूचुअली क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे ये वाला फोटो बन गया। और B माइनस डी क्या होगा? ये वाला वेक्टर। और ये C माइनस ए कौन सा वेक्टर होगा? ये वाला वेक्टर। समझ में आ रही है बात? ये भी म्यूचुअली क्या हो गया? तो ये दो कौन है? ऑल्टीट्यूड। तो दो ऑल्टीट्यूड कहाँ मिलते हैं? ऑर्थो सेंटर पे। तो ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन हो गया, मुझे लगा कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है इसको कुछ कर देगी, तो सीधे ही हो गया यहाँ से। नो नीड टू राइट एनीथिंग। इससे और इससे दो अल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन दिख रहा है 30 तक। यस, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। 31 से 34 तक, 31 से 34 तक। और क्या दिया था O2 में? क्या दिया था? O2 में 1 से 6 निकालेंगे भाई। O2 एक्सरसाइज O2 में 1 से 6 बताए। 1 2 3 4 5 6, तो पूछ लो कहाँ? थर्ड। तीसरा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड O2 का। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लिखा हुआ है ABC, जिसमें AB की लेंथ 8 है, BC की लेंथ भी 8 है। एक पॉइंट E AB को इंटरनली 1:3 में डिवाइड कर रहा है। A से B की तरफ जाते हुए ना, A से B की तरफ जाते हुए 1:3, यानी ये 1 है और ये 3 रेशियो। CA की लेंथ, ये लेंथ 12 दे रही है, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड दे दी। CE वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और कौन सा वेक्टर? CA, ये एंगल निकालने को बोला है, थीटा, है ना? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखना सामने। ये साइड लेंथ कितनी है पूरी? 8, और ये 3:1 है। तो क्या मैं इस लेंथ को 6 बोल सकता हूँ और इस लेंथ को 2 बोल सकता हूँ? कह सकता हूँ ऐसा? वेरी गुड, है ना? अच्छा, क्या मैं ये एंगल अल्फा निकाल सकता हूँ क्या? कोसाइन लॉ लग जाएगा।
तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 8 इंटू 12। नहीं समझ में आया? कुछ आ जाएगा ये? कितना आता है? हाँ, ये 12 से 12 कट गया, 3/4। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखना, ये ट्राइंगल या ना, हाँ ये देखना ए ई सी, ये एंगल मिल गया। ये साइड 12 है, ये 2 है और ये 12 है। क्या ये साइड एक्स आ जाएगी क्या? फिर से इसमें लगा देंगे कोसाइन लॉ। तो कॉस लॉ कोसाइन लॉ लगाओ इसमें, कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब वेक्टर की जरूरत नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ ये उसके बिना जल्दी से हो जाएगा। ये आ गया, क्या आ गया इससे? अब सोचो ये तीनों साइड मिल गई तो क्या ये एंगल नहीं आ जाएगा? खत्म, कोसाइन लॉ पे बेस सवाल है। वेक्टर से करना चाहते हो तो बता देता हूँ, देखिए मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वेक्टर से करो तो इसको क्या ले लेना, ओरिजिन। इसको क्या ले लेना, ओरिजिन। इसको ले लेना बी वेक्टर, इसको ले लेना सी वेक्टर, ये ले लेना ओरिजिन। सेक्शन फॉर्मूला लगा करके ई आ जाएगा। नहीं आया असल में। अब ये मैग्नीट्यूड पता है, ये मैग्नीट्यूड पता है और ये मैग्नीट्यूड पता है, फिर वहां पे डॉट प्रोडक्ट लेकर के थोड़ा लेंदी हो जाएगा। मतलब ये तो 2 लाइन में खत्म हो गया, देखो उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। बाकी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट नो नीड। कौन हमें एग्जाम में बोलने वाला है कि ये सवाल वेक्टर से ही करो। 6 तक 6 तक और क्या दिया था? S1 में नहीं था, S1 में नहीं था कुछ भी। डू योर सेल्फ कौन सा, डू योर सेल्फ निकालेंगे, डू योर सेल्फ 7, एक ही सवाल है। और क्या था? 20, 25 नंबर का रेस निकालेंगे। यस, रेस नंबर 25, 1 2 3 4 5 6 7 8, 60 ही है इसमें, 1 से 8। 100% बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो करते ही नहीं रेस, है ना, लिख के दे सकते हो। मैंने बोला बहुत सारे लोग, मैंने ये नहीं कहा सारे लोग। बहुत सारे लोग के मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को पता है, वो आवाज से और आंखों से पता चल जाता है। ये 100% लिख के दे सकता हूँ। इस क्लास में बैठे हुए 50% जनता कम से कम ये रेस वेस कंप्लीट नहीं करती है। तो आराम से, कोई बात नहीं, तुम खुद भुगतोगे, है ना, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था कि रेस तो करना मस्ट है। लास्ट क्लास में बताएंगे कहां तक पहुंचे थे? नहीं, वो रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए मैंने नहीं अप्रूव, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। हो गया था हमारा क्लास में जो हमें कवर करना था। हम लोग थ्योरम इन प्लेन देख रहे थे। हम लोगों ने जब चैप्टर चालू किया था तो दूसरी क्लास में हमने 2 लाइन के बीच के एंगल की बात करी थी। क्या होता है 2 लाइन के बीच का एंगल? उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। तो वो कैसे निकालते हैं? हाँ, 2 लाइन दे रखी है तो उनका डायरेक्शन वेक्टर दिख जाएगा। उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में क्या ले लेंगे, डॉट। नहीं समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलू। अब ये आर्टिकल एसएस 3D में पढ़ना होता है अपने को, बट हमें शीट के अंदर, है ना, कुछ कुछ जगह पे इसकी जरूरत पड़ जाती है, वेक्टर के अंदर भी। इसलिए मैं यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, बाकी फिर हम आगे पढ़ेंगे ही सही। इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ लिया ऑलरेडी। वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ये अपन अब देखने वाले हैं। बहुत आसान है, ध्यान से सुन लेंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। ये हम शो कर रहे हैं कि एक प्लेन है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे नहीं, फिर बोल रहा हूँ। ये प्लेन है, जैसे लाइन को L इजिकल टू 0 से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था प्लेन को P या फिर पाई, दोनों में से एक सिंबल यूज कर लेते हैं। ये प्लेन के लिए यूज होता है, P या पाई। जनरली आप देखोगे कि पाई कई लोग इस्तेमाल करते हैं, कई लोग P इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन निकालने के वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है कि जैसे मैंने पिछली क्लास में जब लाइन को डिराइव किया था तो मैंने कहा था कि जनरल पॉइंट कैसे लेते हैं लाइन पे, आर वेक्टर लोकस के लिए। प्लेन में भी आर ही लेंगे, है ना। जैसे एच कॉमा के लेते थे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और हम एच को क्या रखते थे, एक्स, और के को
वैसे ही यहाँ पर हमेशा वेक्टर फॉर्म में अगर कोई भी अपने को लोकस निकालना है तो अननोन वेरिएबल या मूविंग पॉइंट जो उस पर है उसको क्या ले लेंगे, आर वेक्टर। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इस पूरे प्लेन पे कोई भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए। मान लो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये फिक्स पॉइंट है, इसके ऊपर ये मूव नहीं कर रहा है, और ये इस पॉइंट का क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा। नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ऑब्वियसली जो नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमारे को चाहिए इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, और हमें चाहिए इस प्लेन पे एक पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये वेक्टर क्या वेक्टर हो गया, आर वेक्टर माइनस ए, दिख रहा है ना ये आर माइनस ए, और ये वाला वेक्टर इसी प्लेन में है, और ये वाला वेक्टर क्या है इसके परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, ये हमारा प्लेन का इक्वेशन कहलाता है, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर मैं दो बातें बोल रहा हूँ आगे के भविष्य के हिसाब से, है ना, जो हमने खुद फेस करनी पड़ेगी। यही इक्वेशन को तीन तरह से लिखा सकता है। पहला तरीका जो भी अपन यहीं पर ही देख सकते हैं कि आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, और ए और एन तो गिवन है, लोकस कौन है यहाँ पे, आर। तो ए डॉट एन क्या हुआ, कांस्टेंट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है ये, तो हम लोग इसको कुछ के बोल सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया प्लेन की इक्वेशन को लिखने का, यही इक्वेशन को लिखने का ये दूसरा तरीका। इसी में हल्का सा मैनिपुलेशन कर दें तो ये तीसरा तरीका, आर डॉट, इसको एन कैप लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इधर एन के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो एक नया स्केलर आ जाएगा, इसको कुछ लैम्डा बोल दिया। एक तरीके से दोनों सेम ही चीज है, कोई खास अंतर नहीं है। नहीं समझ में आया? अब और आगे चले, 3D पढ़ेंगे अपन वेक्टर के जस्ट बाद। यहीं से चालू करूंगा, जब मैं 3D फॉर्म ऑफ प्लेन पढ़ाऊंगा तो ये जितने भी अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं उसमें बोलूंगा इस वेरिएबल वेक्टर को लोकस में चेंज करना है, एक्स वाई जेड में। तो ये वेरिएबल वेक्टर आर वेक्टर कैसा होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, बस। और जैसे ही मैं इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप लिखूंगा, ये ए तो कुछ होगा 1 2 3, और यहाँ पर भी कुछ होगा 2 आई कैप माइनस 3 कुछ होगा ना ये वेक्टर भी। और जैसे ही मैं इसको क्या लूंगा, डॉट, तो मैं वही इक्वेशन जो हमने मैट्रिक्स में भी रिसेंटली पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल एक्स वाई और जेड, कैसी इक्वेशन, ई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, वो मिल जाएगी इससे। नहीं समझ में आया? तो ये मैंने पूरा बता दिया। तो मुझे अगर अब कभी भी प्लेन की इक्वेशन की पूरे चैप्टर में वेक्टर में जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे बस इतना बोलूंगा, उस प्लेन का क्या निकालो, नॉर्मल, और उस पूरे प्लेन पे मुझे एक पॉइंट चाहिए जिसका पोजीशन वेक्टर दिख रहा हो बस, और मैं सीधे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट एन के साथ क्या कर दूंगा, 0। नहीं समझ में होगा? ये ऊपर वाली दीवार इस कमरे की जो छत है, क्या ये एक प्लेन है, हाँ मतलब वही, हाँ जो करते हैं, ये ऊपर वाली दीवार एक प्लेन है, सामने वाली दीवार भी एक प्लेन है क्या? जहां पर भी जो भी लोग ऑनलाइन में बैठे हुए वो लोग जिस कमरे में बैठे हुए है ना, उस कमरे की कोई भी दो इंटरसेक्टिंग दीवारों को देखें, जो दो दीवारें मिल रही है, नीचे वाली ले लो, सामने वाली ले लो, दाएं बाएं ले लो, कोई सी भी ले लो, ठीक है, सोचा? जरा देखो इन ऊपर वाली दीवार और साइड वाली दीवार के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और इसका नॉर्मल कितना होता है, ऐसा होता है बाहर, उसका नॉर्मल कैसा होता है, इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, दो प्लेन के बीच का एंगल वही होता है जो उनके नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। जैसे कि मैंने इसीलिए आज चालू किया था, पूछा था दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल। तो अगर कल को कोई हमसे बोलता है दो प्लेन के बीच का क्या बताओ एंगल, तो हम लोग उनके नॉर्मल का डॉट ले लेंगे। नहीं समझ में आया? तो यहाँ सामने देखेंगे इसी के जस्ट नीचे साथ में एंगल लिखना नहीं है अभी भी, बिटवीन टू प्लेन्स। तो प्लेन वन को मैं पाई वन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे इनमें से कोई भी नोटेशन लिख सकता हूँ, मैं ये वाला लिख रहा हूँ अभी, आर डॉट एन वन इज इक्वल टू के वन। ये दूसरा प्लेन लिख रहा हूँ, आर डॉट एन टू इज इक्वल टू के टू। ये दो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है फ्रॉम हेयर, है ना, यहाँ जिन्होंने भी सुना है, जिनको दिख रहा है कि ये प्लेन होता है, तो ये ही फॉर्म जो लिखा हुआ है इसी से इसको अपन ने डिराइव किया है, और इससे अपन ये वाला डिराइव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो अपने को सिंपली क्या करना है, एन वन डॉट एन टू
मॉड n1 मॉड n2 cos थीटा, ये आ गया। यानी कि हम कहना क्या जा रहे हैं, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। नहीं आई बात समझ? अब जरा एक शीट पकड़ो। हाँ, अब ये थोड़ा सा सुनने वाला है, थोड़ा इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं पर, है ना, अगर सुन के इसको विजुलाइज कर लेंगे तो आसान रहेगा। ये एक प्लेन है, हाथ में देखेंगे मेरे, इस प्लेन में ये लाइन पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है, अभी भी पड़ी हुई है। इस प्लेन में कितनी भी लाइंस पटकूंगा तो डायरेक्शन बदल सकता हूँ, 360 डिग्री घुमाते हो, इनफाइनाइट डायरेक्शन मिल जाएंगे लाइन के। और ये लाइन ऐसे पड़ी हुई है, एक ऐसे पड़ी हुई है, सोच लेना, विजुलाइज करेंगे तो एक बार में दिख जाएगा, ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे पड़ी हुई है, कैसे भी पड़ी हुई है। ये जितनी भी लाइंस है, इनको ध्यान से देखें तो नॉर्मल के साथ इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, कैसे भी पड़ी हुई है लाइन। ये लाइन ऐसे जा रही हो, ये लाइन ऐसे जा रही हो, लेकिन नॉर्मल हमेशा ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो नॉर्मल और इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नॉर्मल और लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के बीच का जो एंगल आया उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री हुआ 90 का? जीरो। यानी कि इस केस में लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या हुआ? जीरो हुआ। मैक्सिमम जनता गलती क्या करती है कि वो ये जो दो चीजें पड़ी रहती है उसके हिसाब से क्या करती है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ले लेती है और प्लेन का क्या ले लेती है, नॉर्मल, और उनके बीच का एंगल निकाल देती है। वो आंसर नहीं है हमारा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आंसर होगा। तो अगर कभी भी आज के बाद ये शब्द सुनाई दे कि एक लाइन एक प्लेन में पड़ी हुई है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली ये है कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बट प्लेन और लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। अब ये बहुत आराम से बोल दिया गया है, बाकी हम लोग अभी लिख भी देंगे। अब इस लाइन को इस प्लेन से हटा रहे हैं, ध्यान से देखना, हटा रहे हैं। अभी ये प्लेन में पड़ी हुई थी, अब इसको हटा रहे हैं, लेकिन चालाकी क्या चली, ये लाइन अभी भी प्लेन के पैरेलल है। अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है, अभी भी पैरेलल है। जैसे वहां घूम रही थी ना, वैसे ही हवा में घुमा रहा हूं। यानी अगेन अभी भी वही सिनेरियो है जो यहाँ था। यानी कि अभी भी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन की नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यानी मैं ये बोल रहा हूँ, ये 90% बच्चे इतना ही बोल देता हूँ, गलत ही करते हैं। अगर कोई भी लाइन प्लेन पे पड़ी हुई है, ये कोई भी लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। नहीं आया समझ? अब आ रहा है दूसरा सिनारियो। ये पड़ी हुई थी, ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसे पड़ी हुई थी, ये पैरेलल थी, पैरेलल थी, पैरेलल थी, पैरेलल थी। अब मैं इसको ऐसे घुराऊं, ये लाइन इसको काटेगी ऐसे, और ये जब काटेगी तो ये ऐसे काट के नीचे से निकल जाएगी ऐसे। अब ये विजुलाइज, है ना, जो भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बस देखते रहे, है ना। ये लाइन ऐसे गई काटते हुए, दिख रही है? तो ये इस ऊपर वाला मेरे को लगता है शो करने में ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे अपन इमेजिन कर सकते हैं ऐसे जा रही लाइन, तो नहीं, ये ऐसे गई लाइन। तो ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर क्या हुआ? ये प्लेन का नॉर्मल ऐसा, ये तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब इन दोनों के बीच का ये एंगल निकल जाएगा। ये आंसर नहीं है हमारा एंगल का, ये वाला आंसर है, ये वाला एंगल है, ये वाला, अगर इमेजिन कर पा रहे हो। नहीं समझ में होगा। तो हेडिंग इसके बाद हम अभी भी नहीं लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो क्या आंसर होगा? तो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द
एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन एंड डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। एग्जाम्पल के तौर पे लाइन एल में यहां पे लिख देता हूं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स पी। जिन्होंने अभी लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी शायद ऐसे ही लिखाई थी। और प्लेन तो आज बताया है तो प्लेन को अब यहाँ पी लिख देता हूँ, वहां पाई लिख दिया था एक बार। तो मान लेते हैं ये प्लेन है आर डॉट एन इज इक्वल टू के। तो ये सिनेरियो है, ऐसे एक प्लेन है। अब यहाँ पर तो दिखेगी नहीं कटते हुए क्योंकि अभी विजुलाइज कराई थी, तो बस शो कर देता हूँ कि ऐसे लाइन जा रही है। हम लोग इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ऐसे देख रहे होंगे, ये लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मान लेते हैं ये है पी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के पीछे डॉट लेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा। हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। तो अगर इसे टीटा बोले तो हमारा आंसर 90 माइनस टीटा, या बेटर है इसको क्या बोले टीटा, तो ये अपने आप ही 90 माइनस टीटा हो जाएगा। तो ये पता नहीं कितने लोगों को विजुलाइज हो रहा है, मैक्सिमम को तो हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको टीटा बोल रहा हूँ, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस टीटा। तो जब मैं एन डॉट पी लिखूंगा तो यह आएगा मॉड एन मॉड पी, और यहाँ कॉस का 90 माइनस थीटा आएगा क्योंकि मैंने इनके बीच के एंगल को 90 माइनस थीटा दिया है और वो होता है कॉस का एंगल। तो ये एंगल थीटा होता तो मैं कॉस थीटा लिखता, लेकिन मैंने क्योंकि इसको थीटा लिया और मैं इसको 90 माइनस थीटा बोल रहा हूँ इसलिए ये कॉस का 90 माइनस थीटा हुआ। अब जो इस इक्वेशन से थीटा आएगा वो आंसर होगा। शायद समझ में आ गया। और इफ यू डोंट वांट दिस, तुम इसको थीटा लिखते चलो और उसको 90 माइनस थीटा से लिख करके बचा हुआ एंगल लिख दो। नहीं समझ में आया? अब छपेगा। ऑनलाइन वालों को समझ में आया क्या? कुछ पल्ले पड़ा ऑनलाइन वालों के। ये लाइन है, ये प्लेन है। लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है ये बताया यहाँ पे। दो लाइन के बीच के एंगल पहले पढ़ चुके हैं, दो प्लेन के बीच का एंगल भी बोर्ड पे समझाया हुआ है, और एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल भी बोर्ड पे समझाया हुआ है। ये डिफाइनिंग है, ऐसे ही याद करना है, स्टैंडर्ड डिफाइनिंग। बाकी फिर हमारी इच्छा है ना। बिल्कुल, तो वो फटाफट लिखेंगे है ना अपन लोग। इस बात को बहुत सीरियसली ले कि वी हैव ओनली 5 क्लासेस लेफ्ट, 18 को हमारा पेपर है एंड वेक्टर पूरा आएगा ना। और अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट खत्म कर चुके हैं। बेटर होगा हम जितनी जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करेंगे हम उतनी उतनी जल्दी एंड ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डॉट और क्रॉस खत्म होते ही फिर मेनली दो चीजें रह जाती है, एक वीटीपी और एक एसटीपी बस। उसके अलावा तो फिर एक मिसलेनियस पार्ट रहता है जो तो एक लेक्चर में इजीली खत्म हो जाता है। तो हम लोग को थोड़ा सा टाइट है इस बार मामला, और वो इसलिए रखा गया है ताकि हम लोगों का मतलब रिवीजन टाइमली स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
हो गया वो। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में काफी इस्तेमाल किए होंगे लास्ट ईयर, है ना। और हमें पता है इसमें राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल ये सब इस्तेमाल होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखना मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी। अगर मैं ए क्रॉस बी बोलूं, मान लेते हैं हम लोगों ने पहले लेक्चर में एक लाइन लिखी थी, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो मैंने दो तरह से समझाया था उस बात को, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वेक्टर पड़े हुए इस जगह पे। मान लेते हैं कि एक ऐसे वेक्टर है, ये ए है और ये बी है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो दिख रहा है बाहर आ रहा है, और अगर मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो अंदर जा रहा है। तो ये हमारा डायरेक्शन बाहर निकलता हुआ शो कर रहे हैं हम लोग ए क्रॉस बी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ए क्रॉस बी तो इस प्लेन का नॉर्मल हो गया। तो अगर मेरे पास एक प्लेन में दो वेक्टर, अभी मैं पिछले वाले आर्टिकल से कोरिलेट करने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। जो लोग भी सोच रहे हैं ना बस ये टाइम पास चल रहा है, यहाँ पर मेरे पास अगर एक प्लेन हो और उस प्लेन में मेरे पास दो वेक्टर पड़े हुए, दो वेक्टर ऐसे, तो उनका मैं क्रॉस ले लूंगा तो हमेशा मुझे उन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो उस प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब फिर यहाँ पर देखना कई बच्चे, मैंने कहा ना कुछ नहीं होता है। ये मैं पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखो तो क्या दिखा है, वेक्टर। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब गधे क्या करेंगे कि पोजीशन वेक्टर का ही क्रॉस ले रहे होंगे वहां पे। मैंने पहले दिन भी बताया था, आधे से ज्यादा जनता को तो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर ही नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मैं फिर बोल दूं, मैं यहाँ पे वेक्टर बोल रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर नहीं। पोजीशन वेक्टर होता तो मैं पॉइंट के अंदर लिखता, उसको दिखाता। तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, प्लेन का नॉर्मल। उसी समय पे एक और नॉर्मल होगा जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बी क्रॉस है। ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, बट इनका डायरेक्शन म्यूचुअली अपोजिट है। ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो कोलिनियर, इनके बीच का एंगल पाई है, कोई बात नहीं। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट वे बेहद इंपॉर्टेंट इन जनरल। अब ये इन जनरल क्यों लिखते हैं? इन जनरल क्यों लिखते हैं? जब ऐसे रिजल्ट, 2 साल से तुम आईटी की तैयारी कर रहे हो, कई सारे रिजल्ट में इन जनरल ऐसे लिख देते हैं लिख करके। पर्टिकुलर केस में ये फेल हो सकता है, अधिकतर बार का मतलब होता है इन जनरल। अब ये कब फेल हो सकता है? ए और बी वेक्टर दोनों नल ले लिए, दोनों में से एक नल ले लिया तो ये भी नल आ जाएगा, ये भी नल आ जाएगा। दूसरा, ए और बी वेक्टर कोलिनियर ले ले, कोलिनियर लेने का मतलब है एक ही डायरेक्शन में बी आ जाए, तो फिर भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। तो स्पेशल केस में बराबर हो सकते, इन जनरल दे आर नॉट इक्वल। और इन जनरल बोले तो बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी, इतना तो सबको आता होगा शायद। दूसरी बात, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लेते हैं कौन है, थीटा। फिर बोला मैंने वेक्टर बोल रहा हूं मैं, वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर प्रोडक्ट विच इज डिफाइंड लाइक दिस, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ये तो स्केलर हुआ, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो यहाँ पर एक वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा एन कैप। और ये एन कैप क्या होता है? ये वो वेक्टर है जो इसके डायरेक्शन में है। और कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और
इसको लिखने का एक और तरीका, एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन containing a vector and b vector। नहीं समझ में आया? तो ए क्रॉस भी मुझे क्या देता है? ए क्रॉस भी मुझे एक वेक्टर देता है। कैसा वेक्टर देता है? वो एक ऐसा वेक्टर देता है जो कि जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। बोलेंगे इसको, यस सर से काम नहीं चलता, बोलेंगे ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है? हाँ मुझे नहीं पता तुम लोग सबने क्या बोला, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए क्रॉस बी मुझे एक वेक्टर देता है जो कि जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है? सब बोले, ऑनलाइन वाले भी घर पे बैठे बैठे बोलेंगे, मम्मी पापा को पता चल जाए कि आज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जा रहा है ना। ए क्रॉस बी मुझे क्या देता है? कई लोग देख लेना, ये एक लाइन जो मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, इसी पे बहुत सारे सवाल हैं, शीट में, टेस्ट में आएंगे, आगे आईटी के पेपर में आएंगे। यही लाइन पे बेस, सिर्फ इतनी सी लाइन से बेस, इतनी सी लाइन से सवाल उठेगा। और ये किसी ने उठा लिया कि ये चीज का मतलब ये है, और फिर उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान होता है। ए क्रॉस बी क्या दे रहा है मेरे को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। कुछ लोगों को आगे पास होना है, तो ये एकदम अच्छे से अपन है ना अपने जहन में बैठा लेंगे अच्छे से, ये क्या देता है। दूसरी चीज, ये एक प्लेन है, सामने देखेंगे, क्या क्या बता दें, थोड़ी चीजें लिखा दें इसके बारे में नोट लगा के। पहला पॉइंट, ये तो क्या बताऊं, लेकिन चलो बता ही दूं। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, धन्यवाद, है ना, जीरो आता है। और आई जे के, कुछ पढ़ा होगा शायद इसके बारे में, ऐसे ऐसे ऐसे, तो कुछ कुछ पढ़ा होगा ऐसा। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो है जनरल एक्सप्रेशन। ये देखो, मैंने मना करा है ना साथ मत लिखना, लेकिन मैंने कहा ना बीमारी है कुछ लोगों को, बीमार लोग हैं, क्या करेंगे बेचारे, खुजली वाली बीमारी होती है ना। रोड पे एक जानवर को देखा होगा, सबसे ज्यादा खुजली वाली बीमारी उस जानवर को होती है, तुमने देखा तो ये उनको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे के, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, है ना। पता नहीं कितनी बार लास्ट ईयर निकाला होगा, फिर मैंने एक बार और बता दिया। दूसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट है, प्री और पोस्ट का इंपॉर्टेंस होता है, मैंने देख लिया। तो यहाँ पर ये प्री मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये प्री ही चलेगा, तो ये लिखा जाएगा ए क्रॉस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव है, साइन एज इट इज कंटेन हो जाएगा ए क्रॉस सी, प्लस की जगह माइनस होता, माइनस आ जाता। तीसरा पॉइंट, ए क्रॉस बी का डॉट ए के साथ लेंगे तो क्या आएगा? देखो अब मैंने कहा ना, इतनी सी वो लाइन अगर सच्ची में जहन में बैठी होती ना, तो खट से आंसर जीरो निकलता। और क्योंकि जीरो निकला, इसका मतलब है रट्टा मारा है बस, औपचारिकता निभाई है। क्योंकि जिस बच्चे ने जैसे ही ये पढ़ा होता था वो समझ जाता कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर है।
तो यानी ये वेक्टर का इसके साथ एंगल 90 डिग्री है, और जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो वेक्टर तो डॉट जीरो आएगा। तो इसी से मेरे को पता, इसीलिए मैंने कहा था जहन में बैठाना उनको, ऐसे नहीं कि रट्टा मार लिया। ए क्रॉस बी डॉट बी, ये भी जीरो आएगा। फोर्थ पॉइंट, ए क्रॉस बी ब्रैकेट क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इन जनरल। अगेन इन जनरल का मतलब थोड़ी देर पहले समझाया अभी। और ये क्या कहानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। कलर, अलग अलग कलर के पेन, तीन अलग अलग, एक तो ये दे दे येलो, ये ब्लू दे दो, ब्लू दे दो, हाँ ये वाला ब्लू, रेड, येलो, ब्लू, रेड, वेरी गुड। सामने देखेंगे, यहां ब्रैकेट किस पे लगा हुआ है, यहां पे ऑर्डर वाइज तो सेम चल रहा है, ए फिर बी फिर सी, ए फिर बी फिर सी, क्रॉस ही चल रहा है। बट यहाँ ब्रैकेट इन पे पहले लगा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट इन पे लगा हुआ है ना। अगर आए समझ में तो एक बार कोशिश, अदरवाइज तो छोड़ देंगे। ये दो वेक्टर तो एक ही प्लेन में होंगे, ये ए और बी वेक्टर है, ये ए है ये बी है। नाम याद कर लें, येलो वाला ब्लू वाला, येलो वाला येलो वाला, येलो वाला ब्लू वाला, येलो वाला, बस खत्म हो गया। ए क्रॉस बी ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है। ये एक काम करो, ऐसा कर लो, अब सही देखेगा ऊपर, नहीं तो नीचे देखोगे फिर। ए क्रॉस बी ऊपर दिख रहा होगा, ये कौन था, ये कौन था, ये ए क्रॉस बी आ गया, कोई बात नहीं, ये आ गया है। एक और पेन दे दो, ये दो, हाँ। ये देखेंगे, ये कौन है, ये कौन है, और ये 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 ये, वेरी गुड, क्या बात है, ये सी आ गया देखो पिक्चर। हाँ, अब ए क्रॉस बी का इसके साथ क्रॉस लेना है, ये जो लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं। तो इन दोनों का जब क्रॉस लेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर था, तो जब इन दोनों का क्रॉस लेंगे तो ये वापस ए और बी के प्लेन में आ गया। ये कौन था, अब ये सी यहीं पर ही है, इन दोनों का क्रॉस लेने पे ये वेक्टर आया जो दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसके परपेंडिकुलर होने का मतलब वापस किस प्लेन में आ गया, ए और बी के प्लेन में आ गया। और ये कौन था, सी, तो ये सी के परपेंडिकुलर आएगा। ये जो सी ऐसे बना हुआ है उसके ये परपेंडिकुलर आएगा। यानी कि जब हम इसको दिख रहे इस तरह से लिख रहे हैं ऐसे, तो ये एक वेक्टर आएगा, और ये वेक्टर, ये ब्रैकेट में जो दो वेक्टर लिखे उन्हीं के प्लेन में वापस आ जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। वापस आते हैं, ये कौन था येलो, ये कौन था, अब देखेंगे सी आ रहा है, ये था सी। ये आउट ऑफ द प्लेन बना रहा हूँ क्योंकि सेम प्लेन में बना देंगे तो फिर तो कुछ है ही नहीं सोचने में, ये आउट ऑफ द प्लेन बना रहा हूँ, ये सी है। ये कौन है, ये उधर वाले को देखो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी लेंगे तो इन दोनों का क्रॉस लेंगे, एक ऐसा वेक्टर मिलने वाला है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, दिख रहा है ऐसे। अब ये वेक्टर लाल है, सोचो ये लाल वाला वेक्टर है, ये बी क्रॉस सी। अब इस वेक्टर का क्रॉस किससे ले रहे हैं, येलो वाले से, तो वापस से वो इन दोनों के प्लेन में आएगा और इस येलो वाला के परपेंडिकुलर आ जाएगा। यानी कि फिर से बोल दूं, जो ब्रैकेट में दो वेक्टर लिखे हैं उसके ये प्लेन में आएगा और इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर आने वाला है। तो ऑब्वियसली दोनों अलग अलग बातें होगी ना, ये तो इसके प्लेन में है और इसके परपेंडिकुलर, जबकि ये इसके प्लेन में है और इसके प्लेन, तो दोनों चीजें अलग अलग होगी ना, डायरेक्शन ही अलग अलग होगी, तो वेक्टर कैसे बराबर हो जाएंगे। नहीं समझ में आया, इन बराबर तो आ सकते, नहीं समझ में आया होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए।
आइडेंटिटी। देखेंगे ये आइडेंटिटी बेहद काम आती है जब मुझे ए क्रॉस बी ना निकालना पड़े, क्योंकि अच्छा एक बात तो ये बता दें, ए डॉट बी निकालना फास्ट है या ए क्रॉस बी? ऑब्वियसली है ना, साधारण इंसान तो यही बोलेंगे। तो अगर मुझे ए क्रॉस बी ना निकालना हो और मैं इसका मैग्नीट्यूड जल्दी से बता दूं, तो ये आइडेंटिटी काम आती है। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ये आपका आंसर आएगा ए स्क्वायर, यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर यानी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। और इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता था डिटरमिनेंट के फॉर्म में, ए स्क्वायर को लिख दिया ए डॉट ए, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के ये देना चाहिए, तो यहां आ जाएगा बी डॉट बी, और यहां पर ए डॉट बी, और यहाँ पे ए डॉट बी। जिनको डिटरमिनेंट आता है वो समझ रहे होंगे। ये हमारा लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, बड़े काम की चीज है। आया कहां से? ये रहा इसका प्रूफ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो ना सामने ए क्रॉस बी, तो जब मॉड ले लूंगा तो ये चीज तो खुद ही मैग्नीट्यूड है, तो इसका मॉड लेंगे तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो ये आने वाला है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो जैसे ही मैं यहां स्क्वायरिंग करूंगा ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और बड़ी आसानी से ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख गया होगा, और इस साइन स्क्वायर को आई विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जिनमें थोड़ा भी है होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और ये जो चीज होती है, जिन्होंने अभी तक नोट्स पढ़े हैं उनको दिख रहा होगा, ये ए डॉट बी लिखा हुआ है। ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ये ए डॉट बी का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नहीं समझ में आया होगा? अब और लिखना है लेकिन जगह की कमी है, 5 पॉइंट हो गए, फटाफट कॉपी करेंगे जल्दी से, फुर्ती से एकदम। आ गया ऑनलाइन वालों को समझ में? कुछ नया पढ़ाया ही नहीं इनफेक्ट यहाँ पे, है ना। ये सब लास्ट ईयर मेरे हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट तो फिजिक्स में पढ़ रखे होते हैं पढ़ने वाले लोग, बाकी कुछ लोग को तो शायद नया लग रहा होगा। ऑनलाइन में वैसे भी बस 2-4 लोगों को ही समझ में आता है, ये मैंने देखा है। तो बाकी लोग तो आराम से बस ऑन करके निकल लेते होंगे साइड में, तो उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, ना कभी यस लिखते हैं ना कभी नो लिखते हैं। मैं ना रब कर दूंगा, है ना, जो पीछे लोग बातें कर रहे हैं पहले पहले लिख लें फिर बातें करें, फटाफट लिख लें पहले, है ना। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था तो लोगों को करने के लिए, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट आई कैप माइनस 2 जाएगा, 5 आंसर, 5 आंसर आएगा। सबने तो करा ही नहीं होगा, तो जो लोगों ने करा होगा वो लोगों को पता है, उन्होंने सही सॉल्व किया तो आंसर शायद ना पूछा हो, है ना, बाकी लोग तो खैर
मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट अभी देख पा रहे हैं, बट इसका अगर कोई ध्यान से सोचे, कोई मुझसे बोले ए वेक्टर है 3 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस 8 k कैप, बी वेक्टर कोई दे दे मुझे 12 i कैप माइनस 12 j कैप प्लस 8 k कैप, कुछ भी दे दे और बोले कि मुझे ए क्रॉस बी का क्या बताओ मैग्नीट्यूड, मुझे नहीं पता चल रहा कितने लोगों को इसकी पावर दिख रही है, क्योंकि मैं ए क्रॉस बी निकालने से पहले ओरली ए डॉट बी निकाल सकता हूँ, और ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे सामने होगा तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा हुआ है। बहुत पावरफुल चीज है, अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो ए क्रॉस बी बगैर निकाले उसका मैग्नीट्यूड इससे निकल जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया होगा सब लोगों का। ये हो गया। ठीक है, सामने देखेंगे छठा पॉइंट, रोक देंगे अब है ना, जितना हुआ है रोक देंगे, वो रब नहीं कर रहा मैं। छठा पॉइंट, ये अपन इजीली आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसका आंसर हम खुद देंगे। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, क्या होगा आंसर? एक यूनिट वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर है। हाँ, तो एक क्रॉस बी बताया था हम लोगों ने, और यूनिट वेक्टर लिखे तो मैग्नीट्यूड डिवाइड, हाँ है ना, और दो होंगे प्लस और माइनस, क्योंकि एक ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है और एक बी क्रॉस ए भी परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में होगा। और इसी में अगर मैं यूनिट वेक्टर की जगह लिख दूं अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, तो यही चीज को एज इट इज लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। लैम्डा का वैल्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? है ना, क्योंकि है ना हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट। सातवां पॉइंट,
हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। A क्रॉस B इज नल वेक्टर। दिस इंप्लाइज दो वेक्टर का क्रॉस नल वेक्टर आ रहा है, ये इंप्लाई करेगा या तो A वेक्टर नल है और B वेक्टर नल है और A vector is lambda times B vector. That is, A vector and B vector are collinear vectors. और दूसरा नाम, तीसरा नाम linearly dependent vectors. चौथा नाम बेस वेक्टर्स। सब नोट्स कॉपी में लिखा हुआ है, याद नहीं लेकिन तुमको, बहुत अच्छी बात है। if A cross B is null vector and A dot B is also null vector, ये null scalar 0, then A is null vector और B is null। एटलीस्ट एक को null vector होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस दोनों एक साथ 0 हो रहा है तो तभी संभव है जब दोनों में से कोई एक वेक्टर कम से कम नल हो जाए। दोनों भी नल हो सकते हैं। 9th point, if A vector and B vector are non-zero, non-collinear vectors such that C dot A is C dot B is 0, then क्या मतलब होगा? A और B खुद कैसे वेक्टर है? नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर, और C वेक्टर का डॉट A के साथ भी 0 है और C वेक्टर का डॉट B के साथ भी 0 है। तो ये C वेक्टर कौन हुआ? नॉर्मल हो गया जिस प्लेन में A और B बैठे हुए, यानी देन C वेक्टर इज व्हाट? सम लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। ए क्रॉस बी कैसा वेक्टर? ये मैंने कहा था ना जहन में बैठाएंगे, लेकिन मैंने कहा ना कई लोगों के नहीं आती। मैंने कहा ना ये तो तय है, यहाँ बैठे हुए आधे लोग मूर्ख रहेंगे, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जो लाइन मैंने पहले दिन बोली थी ना कि उसको जहन में बैठा लेंगे, नहीं आ रहा है। ए क्रॉस बी से कौन सा वेक्टर मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर, तो वही तो सी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये सब ऐसे सवालों में लिख करके आएगा और हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये 100% श्योर है। छापेंगे, अभी जगह नहीं है। जो लोग ये लिख रहे हैं फटाफट कॉपी करें। और ये लैम्डा क्यों करा आगे? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ी बताया किसी ने मुझे। अगर कोई मेरे को बोल देता सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है तो मेरा आंसर क्या होता? अबे गधो, वो ऊपर लिखा हुआ आंसर, वो लिखा हुआ आंसर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख देंगे? 10। फटाफट है ना, फटाफट लिखेंगे। अभी तो बहुत सब कुछ लिखना है इस वेक्टर के अंदर, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। डॉट और क्रॉस जिस बच्चे को समझ में आ गया उसको वेक्टर समझ में आ गया। दो डॉट और क्रॉस ही है, इन्हीं का आगे कॉम्बिनेशन आने वाला है। जिस बच्चे को डॉट और क्रॉस की फील नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करा था डॉट और क्रॉस, मैं बता रहा हूँ 100%, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इतने सालों से मैंने ये देखा है। बच्चे रट्टा मार के रखते हैं, लेकिन जैसी इस तरह की चीजें घुमा फिरा के दे दो जिसका मीनिंग पता है उसको कि ये होना चाहिए, लेकिन उनको नहीं लिखा जाता एग्जाम, उनको लिखा ही नहीं आता क्योंकि वो रट्टा मार के बैठ रहे हो। फील ही नहीं, मैंने कह रहा हूँ ना, फील नहीं करेंगे जब तक अपन कॉन्सेप्ट को ना, कोई फायदा नहीं है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कुछ चैप्टर्स के मैं मतलब यूनिट्स के मैंने नाम लिए थे, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D, और इसमें एक डिटरमिनेंट मैट्रिसेस आजकल पिछले कुछ सही सालों से 3-3 4-4 सवाल आ रहे हैं, ये जोड़ दो। ये तुम्हारा 65 से 70% पेपर है जेई का। और जिन्होंने ये चैप्टर बिगाड़ रखे हैं, अश्योरेंस पॉलिसी ले ली उन्होंने, दे आर अश्योर्ड अबाउट द रिजल्ट। कैलकुलस, वेक्टर 3D, कोऑर्डिनेट, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, इस साल का पेपर का वेटेज पिछले साल का
10 साल पुराना वेटेज उठा के देख लो, सबसे ज्यादा यही यूनिट्स का वेटेज रहेगा। हो गया। छठा पॉइंट हटा दूं, सातवां सारा ही हटाऊंगा एक साथ, पूरा बोर्ड चाहिए होगा अभी वापस। अगले 2 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आर क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, क्वेश्चन सॉल्विंग में अगले जो 2 पॉइंट है वो और ज्यादा काम के। टेंथ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फिर यार, अपने अपन झटके खाएंगे तो शायद सीख जाएंगे एंड तक आते आते आईआईटी के पेपर में, लेकिन ये सब लाइनें बेहद इंपॉर्टेंट होती है। ये डॉट डॉट जीरो है, अब मैं यहाँ पर ए और बी को क्या लिख दूं, जीरो वेक्टर, तो भी तो ट्रू हो जाता है ये। नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो जो लाइनें लिखी है ना उनका कोई मीनिंग है वहां पे, है ना। हटा दूं, पक्का। अब वापस कॉपी बंद कर दो, और ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपन अब कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें शीट में इस पे मिलेंगे, बहुत सारे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ज्योमेट्रिकली क्या इंप्लाई करता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, है ना? अगर समझ में आए तो, नहीं तो फिर इसको याद रखना पड़ेगा। ये देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, सोचो क्या बना दिया, पैरेललोग्राम। मान लो ये पॉइंट रेफरेंस के लिए ओरिजिन है, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। जिन भी लोगों ने नोट्स पढ़े, ये वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। परफेक्ट, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा बी वेक्टर। इस साइड का लेंथ कितना है, हाँ हाँ, ओके। ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो ध्यान से देखें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वहां पे लैग्रेंजियस में, ये आता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दिख रहा है। मॉड ए मतलब ये लेंथ, मॉड बी मतलब ये लेंथ, थीटा ये है, तो मॉड बी साइन थीटा ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई मॉड बी साइन थीटा। कुछ लोगों को समझ में आया होगा। तो ये देखना क्या लिखा है, ये लिखा है बेस, और ये लिखा है हाइट। तो बेस इंटू हाइट इज नथिंग बट एरिया, एंड दिस इज नथिंग बट इट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent, adjacent समझते हैं adjacent, whose two adjacent side vectors are a vector and b vector। यानी कि अगर मुझे कभी भी किसी पैरेललोग्राम का क्या निकालना है, एरिया, तो उसकी दो एडजेसेंट साइड से जो बनने वाले वेक्टर होंगे उनका क्या ले लूं मैं, क्रॉस, और उसका मैग्नीट्यूड, ये मुझे उस पैरेललोग्राम का क्या दे देंगे, एरिया। नहीं समझ में होगा, बेहद इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या क्या और निकलता है, सामने देखें।
अगर मैं इसको यहां से काट दूं ऐसे ऐसे, तो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, और ये इसको सिमेट्रिकली दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये, अगर ध्यान से देखें, आधा कटा हुआ इमेजिन करेंगे, यहां से देखेंगे काट दिया इसको ऐसे, एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? तो इस ट्रायंगल का एरिया इसका आधा हो जाएगा। और इस ट्रायंगल के लिए, ये ट्रायंगल के लिए देखेंगे, ये और ये भी एडजेसेंट साइड का काम कर रही है। इसका मतलब यहां से अपने को क्या पता चला कि अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता था यहाँ पे, तो इसी पैराग्राम को मैंने आधे में काट दिया होता। ये पॉइंट मेरे पास फिर से देखो ओ, ये पॉइंट फिर से देखो ए, और इस पॉइंट को देखो डी। दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये वाला वेक्टर कौन हो गया? ए वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन हो गया? बी वेक्टर। अगर मैं बोलूं ट्रायंगल ए बी डी का एरिया बताओ, आंसर इज हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। फिर से ध्यान से देखें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर किसका काम कर रहे हैं? इस ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स का। खैर ट्रायंगल के केस में तो तीन ही साइड होगी, कोई भी दो लोगे तो हमेशा एडजेसेंट आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा। अब देखना, इसके बाद आता है अपना ये, है ना, मेन पॉइंट। अब फंसेंगे लोग बाग, है ना। ये देखेंगे, ये मान लेते ए है, ए वेक्टर। ये मान लेते बी है, बी वेक्टर। ये मान लेते हैं सी है, सी वेक्टर। सर सेम ही तो है। हाँ 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 ना, बिल्कुल। ये वेक्टर क्या होगा? ये होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और ये वेक्टर कौन होगा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, अगर याद हो तो। अगर मैं मॉड ना लगाऊं तो जो चीज मुझे दिख रही है ना मॉड के अलावा, वो एक एरिया वेक्टर है। और उसी पे मॉड लगा के क्या बन गया? एरिया का मैग्नीट्यूड मिल गया। तो मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया वेक्टर पूछूं, डेल्टा वेक्टर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हाफ दिस क्रॉस दिस। तो योर आंसर इज हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। बस ये आंसर है, और इस पे मॉड लगा दो तो ये तुम्हारा एरिया का मैग्नीट्यूड है। कुछ आ रहा है ऑनलाइन वालों को समझ में? बिल्कुल याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मेन चीज जो मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझ ले, तो फिर याद ही नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप देखेगा आंखों के आगे। अब देखेंगे यहाँ पर ये वाली वैल्यू किसके बराबर आने वाली, बहुत ध्यान से ना। ये जो मैंने करा, ये मेन काम था। अब जो रिजल्ट आएगा हमारे लिए वो बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट है याद करने के लिए। इसका प्रोसेस यहाँ दिखा देता हूं मैं। ए बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब यहां पर कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, हम लोग देखेंगे। बी क्रॉस सी, कोई दिक्कत? माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी, बस। हाँ, पता नहीं है ना, बाकी कुछ को आ गया होगा समझ में। ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब ये भी नहीं समझ में आएगा लेकिन। ये देखें, बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए। ये पहली लाइन थी जो अपन ने अभी क्रॉस प्रोडक्ट में लिखी थी, उल्टा करके लिख दिया। उल्टा लिखेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ध्यान से उसको देखिए तो बड़ा ब्यूटीफुल रिजल्ट है याद करने के लिए। कैसे? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस। तो अगर मुझे ट्रायंगल के क्या पता है, तीनों पोजीशन वेक्टर, तो भी उसका एरिया वेक्टर लिखना बहुत आसान है, हाफ। और ये कहां से आया? वहां से। वहां पे लेकिन ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या था? 0। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर ऐसे दे रखे थे, तो आंसर इससे निकला। दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस और उसका हाफ। नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइन बोलूंगा। ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर होता है। ट्राइंगल एक प्लेनर फिगर होता है, यानी ट्राइंगल एक प्लेन है। तो इस प्लेन की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, ये ट्राइंगल और प्लेन की। अभी थोड़ी देर पहले आज ही की क्लास में प्लेन की इक्वेशन के लिए बोला था, एक पॉइंट ले लेना, नॉर्मल वेक्टर लेना।
तो इस ट्राइंगल में कितने पॉइंट दिख रहे हैं? तीन तीन पॉइंट दिख रहे हैं, मुझे तो एक ही चाहिए था। और इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा? ये जो लिखा है ना, ये दिस क्रॉस दिस, यही तो नॉर्मल होगा, क्योंकि दो वेक्टर जो दिख रहे हैं इन्हीं का तो क्रॉस से अपने को नॉर्मल मिलेगा। और ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके ये बनी, ये बनी, ये बनी। तो ये जो लिखा है ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी हो गया। और इस वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड ले ले तो ये तुम्हारा एरिया आ गया। तो अगर मैं पूछूं एग्जाम में कि एक ट्राइंगल के तीनों पोजीशन वेक्टर देके बोलूं कि एक ट्राइंगल का नॉर्मल वाला यूनिट वेक्टर लिख दो, याद हो ना, कौन सा वेक्टर लिख दो? यूनिट वेक्टर। ये रहा नॉर्मल वेक्टर, और इसी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अभी सुन नहीं रहे अपन, आ नहीं रहा है, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल वेक्टर लिखा हुआ है और इसी को इसी के मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 डेल्टा। दोनों तरफ क्या ले लिया? मॉड। तो इसका मैग्नीट्यूड तो 2 डेल्टा हो गया ना, यानी इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल वेक्टर इज एक्चुअली ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। रट्टा नहीं मारना है। पहली चीज, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है किसी भी प्लेन का? उस प्लेन में दो वेक्टर दिखे और उनका मैं क्रॉस ले लूं। तो ये जो प्लेन दिख रहा है मुझे, इसमें दो वेक्टर दिख रहे हैं ना मुझे, ये और ये, इन दोनों का ही तो क्रॉस लिया मैंने। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है यही तो हुआ ना नॉर्मल वेक्टर। गया गया, पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन गया है ना। अब मैं बोलूं अगर मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो आंसर आ गया आर वेक्टर माइनस कोई भी एक पॉइंट ए बी सी, कुछ भी लिख दिया, ए ही लिख दिया, डॉट एन इज इक्वल टू 0। व्हाट इज एन ओवर हियर? वेयर एन वेक्टर इज ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। डिवाइड बाय क्यों होगा भाई? यही है नॉर्मल वेक्टर है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय। नहीं सुने? कितने लोगों को, ऑनलाइन वालों को, ये प्लेन की इक्वेशन लिख दी थी यहाँ पे, समझ में आ गई? ट्रायंगुलर प्लेन की इक्वेशन लिख दी है, ट्रायंगल जिस प्लेन में ट्रायंगल बन रहा है उस प्लेन की इक्वेशन लिख दी मैंने बोर्ड पे। आर माइनस ए, आर माइनस ए की जगह आर माइनस बी भी आ सकता था, आर माइनस ए की जगह आर माइनस सी भी आ सकता था। कोई भी एक प्लेन पे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी होता है बस। और डॉट एन, एन क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल वेक्टर किसी भी प्लेन का कैसे निकलेगा? फिर बोलूंगा, अपने जहन में बैठा लो, किसी भी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो उस प्लेन में दो वेक्टर देखो और उनका चुपचाप क्रॉस निकाल दो। नहीं आया समझ में? और अच्छी चीज सिखाता हूँ, देखो एक शीट दो वापस से, अगर समझ में आए तो। ये एप्लीकेशंस होती है, देखो एक बार में समझ में आ जाए ना, बहुत सारे सवाल करा देती है। ये सुनना ध्यान से, ये प्लेन में दो वेक्टर पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा हुआ है, ए और बी मान लो पड़े। ये मैं ये बहुत आसान काम होता है, ये ऐसे प्लेन है, इस प्लेन पे ऐसे एक पॉइंट निकला हुआ है, यहाँ से एक वेक्टर, एक ही वेक्टर, ऐसे ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये एक और ये दो, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं वेक्टर, जैसे ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। सुनेंगे अब है ना, ध्यान से है ना। पेन दो, एक और कलर का पेन दो, फिर से दे दो येलो, और वो कॉम्बिनेशन सही था, बिल्कुल बढ़िया। हाँ येलो, ये येलो, ये ब्लू लो, ये ए और ये बी हो गया। ये यहीं से निकलता हुआ वेक्टर है ए, और ये देखो बी, दिख रहा है क्या? इसी पॉइंट, नहीं दिख रहा? इसी पॉइंट से हमने ये हवा में एक पॉइंट लिया जो प्लेन में नहीं है। अब आएगा नहीं, इमेजिन करना पड़ेगा है ना, इमेजिनेशन तो कहीं और ही रहती है। ये यहां पर लिया एक पॉइंट, ये वेक्टर था ए, या चलो ये ए और ये बी, ये यहां से जोड़ करके ये वाला वेक्टर है सी, ये हवा में पॉइंट है, इस पॉइंट से जोड़ा था, ये वेक्टर कौन मिल गया? सी। हाँ, ये सी है, ये हवा में सी, इस सी पॉइंट, ये ध्यान रखना, सपोज करो दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए,
दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो ये वेक्टर दिख रहा है, सी वेक्टर हो गया। मेरा सवाल ये है ये पॉइंट जो हवा में दिख रहा है ना, हवा में सी, इसकी इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये डिस्टेंस किसका प्रोजेक्शन? हाँ क्या बात है, मजा आ गया। ये देखेंगे ये कौन सा वेक्टर था, सी। और ये वेक्टर कौन होगा, नॉर्मल। नॉर्मल कौन होगा, इन दोनों का क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस ये रहा, ए क्रॉस बी। ये वेक्टर कौन था, सी। कौन सी हाइट चाहिए, ये। तो इस वाले वेक्टर का ये प्रोजेक्शन ही तो हुआ ये। तो ये सी वेक्टर का ए क्रॉस बी पे प्रोजेक्शन वही तो हाइट हो गया। और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होता है, ए डॉट बी कैप। तो सी वेक्टर का एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगा, सी डॉट एन कैप। और क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है प्रोजेक्शन नेगेटिव भी आता है, तो उसपे मॉड लगा दें, अगर समझ में आया तो ये तुम्हें मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखा दिया, जो अपने आगे अभी चैप्टर में बहुत जगह काम आएगा। लेकिन जिन लोगों ने ये देख लिया अभी, बहुत सही है, मतलब बहुत बढ़िया बात है कि उनको विजुलाइज होगी। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ गया यहाँ तक, है ना। दूसरा आखिरी चीज, किसी भी एक कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ले लेते हैं या पैलोग्राम ले लेते हैं, इसके डायगोनल वेक्टर होंगे। मान लेते हैं ये D1 और ये D2। ये तो शायद सब लोगों ने लास्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। इसका एरिया हाफ D1 क्रॉस D2, पता है कि। तो ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास किसी भी पैलोग्राम या फिर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव कुछ होता था लास्ट ईयर पढ़ते थे हम लोग, जो फिगर पढ़ते हैं वो कॉन्वेक्स है हमारे सिलेबस में, कॉनकेव नहीं है। क्या होते हैं कॉनकेव, पॉलीगन्स, जिसमें कोई भी इंटीरियर एंगल 180 को क्रॉस कर जाए। 180 या 180 को क्रॉस, 180 तो मतलब नहीं बनता, लाइन ही बन जाएगी, 180 को क्रॉस कर जाए, वो होते हैं कॉनकेव। हमारे सिलेबस में ऐसे पॉलीगन्स नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं किसी भी दुनिया के कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना हो, क्वाड्रिलेटरल की स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या, हाँ, क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना हो, एरिया। हम लोग उसके क्या लिखे, डायगोनल वेक्टर्स लिखे हो D1 और D2, तो उनका क्रॉस लेके क्या ले ले, हाफ। नहीं समझ में आया, पैलोग्राम के लिए भी वैलिड हो गए। लेकिन पैलोग्राम में डायगोनल वेक्टर तो आसान है, a प्लस बी और एक a माइनस बी। नहीं आया समझ। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना हो, एरिया, उसके क्या चाहिए मुझे, डायगोनल वेक्टर्स। D1 and D2 are diagonal vectors of quadrilateral। अरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई है। सपोज करो कि तुमने ये क्वेश्चन किया, है ना, और ये चीज जीरो आ गई, नल वेक्टर आ गया, ये नल वेक्टर आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया जीरो हो गया। ट्रायंगल का एरिया जीरो हो गया मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। इसका मतलब एबीसी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो यानी कि अगर कभी भी एक प्लेन में कितने पॉइंट है, तीन, और तीन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर, तो अगर मैं उनका ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए लू और वो क्या आ जाए, जीरो, दिस ऑल्सो गिव्स यू कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इससे पहले हम तीन कंडीशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक सवाल किया था हमने, उससे पहले एक पॉइंट क्वेश्चन लेगा था, शो दैट द थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो वहां पर मैंने तीन मेथड बताए थे। फिर एक एनालिटिकल मेथड बताया था, जो एक्स ए प्लस वाई भी याद होगा। मैं आज ये पांचवा तरीका और बता दिया कि अगर मेरे पास तीन पॉइंट्स है ए बी और सी, और मुझे शो करना है कि ये कैसे है, तो ये एक और तरीका है उसको शो करने का कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्या आ जाए, नल वेक्टर। ये मैं लिखा दूंगा यहाँ पे ना, इस जगह पे लिखा दूंगा, यहाँ लिखा दूंगा इसके नीचे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट छाप लो।
कुछ समझ में आएगा भाई ऑनलाइन वालों को? पूरा का पूरा ये जो पोर्शन था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला, एरिया, एरिया वेक्टर, D1 D2 से कैसे एरिया का फॉर्मूला लिखा है। बहुत मजेदार चैप्टर है वेक्टर 3D। मजेदार क्यों है? पहली चीज तो नंबर लाना आसान है, लेकिन नंबर लाना उसी बच्चे के लिए आसान है जो चीजें समझ रहा है, विजुलाइज कर रहा है। क्योंकि वेक्टर और 3D में अपन लोग फोटो कॉपी में बना के नहीं सवाल कर पाएंगे। हमें उसको पहले हमें विजुलाइज करना पड़ेगा कि किस तरह की चीजें हो रही है। वो एक बार विजुलाइज होने लग जाएगी तो वेक्टर 3D के फिर क्वेश्चन भी आसान ही जनरली आते हैं और वो बन भी जाते हैं। मतलब मैं फिर बोलूंगा, ये वो चैप्टर है जो मतलब स्कोरिंग है और रहेगा हमेशा। क्योंकि इतने सालों से इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनमें कहीं पर भी ऐसा बहुत रेयरली एक आध बार सवाल आता है 8-10 साल में जिसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। बाकी दे आर बेस्ड ऑन रेगुलर कॉन्सेप्ट। लेकिन क्योंकि हम साथ के साथ प्रैक्टिस नहीं करते है ना, और शीट इसकी क्योंकि काफी बड़ी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो शीट भी बड़ी है। ओवन एक्सरसाइज के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं 67 या 66 क्वेश्चन हैं कुछ। अब जो हमारी बची हुई दोनों शीटें ना वो बड़ी है। हम प्रोबेबिलिटी जाएंगे ना तो प्रोबेबिलिटी की ओवन इससे भी बड़ी है। तो अब जो चैप्टर्स हैं क्योंकि वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है तो उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा ही मिलते हैं अपने को। इंटीग्रेशन जैसे शीट बड़ी थी है ना, स्पेशल रेस भी थी उसमें। एनसीईआरटी तो खैर अलग से अपन करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तो करते ही नहीं है ना। वो तो बस सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो क्या करना। बाकी जो लोग एनसीईआरटी करते हैं उनको देखा है, एक दो अच्छे अच्छे सवाल भी है बीच बीच में जिन्होंने भी करी है। हम लोग अपना वो कंप्लीट करके रख लेंगे भाई, इच्छा अनुसार। ये हाँ, वो स्पेशल रेस और पीटी, पीटी अपलोड हो चुका है, स्पेशल रेस भी अपलोड हो चुका है। हाँ, हार्ड कॉपी भी मिल चुकी है। इस बार तो जल्दी स्पेशली बुलाया गया था कि भी हम जल्दी आ जाए ताकि सबको टाइमली मिल जाए आराम से। अब जो भी लोग करना चाहते हैं, डिस्कस अगले हफ्ते होगा। इस हफ्ते तो छूंगा ही नहीं मैं बिल्कुल भी, अगले हफ्ते भी। हमारा अगर जो मेजर पार्ट है वेक्टर 3D का अगर मंडे को खत्म हो गया तो हम लोग उसको वेनेसडे को 100% डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि अगले वेनेसडे को हमारा क्या डिस्कस होगा, पीटी और स्पेशल रेस। लेकिन ये ध्यान रखना वेक्टर का होमवर्क साथ के साथ चलता रहेगा, इसीलिए आज बता दिया है ताकि तुम लोग उसको अपने लेवल पे कर लो आराम से। आज क्या है, वेनेसडे। मैं बात कब की कर रहा हूँ, अगले वेनेसडे। 7 दिन 8 दिन है पूरे, बीच में संडे खाली है पूरा। इस संडे को कोई टेस्ट नहीं है तुम लोगों का। क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा ना मंडे की क्लास में कि देखो अगले टर्न पे हमारा डिस्कशन होगा स्पेशल रेस, पीटी और ये वेक्टर के 20 सवाल, तो लोग बोले सॉरी तो ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। वो आखिरी में बैठे हुए लोग होंगे जो आखिरी में ही कर रहे होंगे, जिस दिन बोलूंगा उस दिन। अभी से बोल दिया है क्योंकि स्पेशल रेस पीएनसी की है, अब तक नोट्स रिवाइज हो जाना चाहिए था। शीट में जो भी जे एडवांस या O2 या O1 जो भी रिवाइज करनी थी कर ली होगी कम से कम एक एक्सरसाइज। उसके बाद उसको अपन अटेम्प्ट करेंगे। हमेशा से बोला है कि नोट्स और शीट को रिवाइज करने के बाद ही करें। मैक्सिमम लोगों की स्थिति खराब होती है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है तो ऑब्वियसली जब कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं दिक्कत आती। मैक्सिमम लोगों का उड़ा हुआ रहता है। पीटी के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, पीटी के अंदर मिक्स है। पीटी के अंदर मैट्राइसेस के सवाल मिलेंगे,
वेक्टर के तो मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, और बाकी इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, जो पुराने चैप्टर्स है उसके मिलेंगे। तो अगेन कई लोग क्या करेंगे, पीटी नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन पढ़े हुए तो सर टाइम हो गया सर, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो मैं कह रहा हूँ ना, ये सब कभी इन लोगों का कभी भी सिलेबस होने नहीं वाला है कि ये लोग किसी दिन बोलेंगे कि हमारा आज सब परफेक्ट है। जो देने वाले लोग होंगे ना, वो साथ के साथ रेस भी करेंगे, वो लोग कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सारे जो कॉन्सेप्ट है वो तो जनरल है। आज की जैसे जो रेस थी उसके अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट के सवाल थे जो रेगुलर थे सारे के सारे। आपका लॉपिटर लग रहा है किसी सवाल में, किसी में लेबनीज रूल लग रहा है, किसी में आपकी डी बन रही है सीधे सीधे से। तो अगर आपको ये सब शीट वीट करने के बाद अगर इन जनरल नहीं अप्लाई करना आता अभी तक इतना करने के बाद, तो इसका मतलब साफ है कि मतलब हम लोगों को चीजें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे बैठे नहीं दिमाग में, हम रट्टा मार के पढ़ रहे हैं। ये नोट तक आ जाए तो बताएंगे, आगे क्या यहाँ नोट में लिख लेंगे। इफ 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 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स विद पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, if 3 points with PV, A vector, comma B vector, comma C vector are collinear. If 3 points with PV, A vector, comma B vector, comma C vector are collinear, then A cross B plus B cross C plus C cross A is equals to null vector. बोर्ड पे लिखा हुआ है ये जो मैंने लिखा हुआ है ये, this is null vector. This is null vector. हो गया होगा। फटाफट लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, बेहद लल्लू क्वेश्चन है, एक लाइन लिखती है आंसर आ जाएगा वेक्टर का। सिंपल क्वेश्चन, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point with PV A vector, passing through the point with PV A vector and perpendicular to two lines, perpendicular to two lines, एक है L1 R वेक्टर बराबर B वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स P वेक्टर, एंड दूसरी लाइन है L2 R वेक्टर बराबर C वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स Q वेक्टर। हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कहां से पास कर रही है, ए से, और वो लाइन इन दोनों के बीचली परपेंडिकुलर है। क्या आंसर हो गया हमारा? तो हमारा आंसर हो गया आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस सम स्केलर टी, और हमारी लाइन जो है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, दोनों के परपेंडिकुलर मतलब दोनों का क्रॉस। तो दोनों के क्रॉस में यहाँ पर आप चाहो तो पी क्रॉस क्यू लिख सकते हो, और चाहो तो क्यू क्रॉस पी भी लिख सकते हो, क्योंकि लाइन आगे भी जाती है और पीछे भी आती है, तो दोनों ही डायरेक्शन होंगे लाइन के। तो ये आंसर आ गया एक लाइन। नहीं समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को ए और बी ना लिख करके ये आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिख के अगला सवाल, सेम क्वेश्चन है, बस आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में पूछा गया है। फाइंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point with PV 2i cap plus 3j cap, passing through a point with PV position vector 2i cap plus 3j cap and perpendicular to a vector and b vector, perpendicular to a vector and b vector। सेम सवाल है कि नहीं है? बस यहाँ पर आई कैप और जे कैप में लिख दिया है। यहाँ क्या लिखेंगे अपन इसकी जगह, इसकी जगह क्या रहेगा, इस इधर आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ये रिमेंबर कहां से लिखा हुआ है, और यहां क्या जाएगा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा अच्छे बच्चे की तरह,
कौन से फॉर्मूले से ए क्रॉस बी निकलेगा? हाँ, जनरल एक्सप्रेशन वाला, वो जो अपन ने अभी लिखा था डिटरमिनेंट वाला, तो बकायदा लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकाल के। निकाल लेंगे क्या? कितना? वेरी गुड, यही है बस। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ए क्रॉस, इतना तो मैं मान सकता हूं कि ये तो निकाल लेंगे भाई, है ना? जो ना निकाल पाए वो आए, उसके कान में कुछ बोलूंगा, उससे भी निकल जाएगा। अगली बार से वो भी निकाल लेगा, देख लेना। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल। इफ 2i plus 6j plus 27k cross i plus lambda j plus mu k is null vector, then find lambda and mu। लैम्डा और म्यू बताना है। अभी अभी आज की कॉपी में अपने लिखा, दो वेक्टर का क्रॉस नल वेक्टर कब आता है? जब दोनों में से कोई एक नल हो। क्या ये नल दिख रहा है क्या? ये वाला? ये भी नल नहीं होगा, क्योंकि ये अंडर रूट में 1 स्क्वायर आ गया, और लैम्डा और म्यू दोनों जीरो भी हो जाए तो भी ये नल नहीं होगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस नल कब आ सकता है? अगर वो दोनों वेक्टर नल नहीं है तो कोलिनियर होंगे। तो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होने का मतलब क्या है? 2/1 शुड बी 6 लैम्डा शुड बी 27/म्यू। लिख लेना, since the two vectors are non-zero vectors, since the two vectors are non-zero vectors, so this implies they are collinear, they are collinear, they are collinear। हो गया, लैम्डा और म्यू आ गया, दिख रहा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा आ जाएगा, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके म्यू आ जाएगा। म्यू 27/2 दिख रहा होगा, लैम्डा 3 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा? आखिरी क्वेश्चन, ये घर से करके लाएंगे। फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लैम्डा टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो लैम्डा कितना होगा? ये घर के लिए सवाल। एनसीईआरटी कितना दिया था लास्ट सन पे? 10.3, तो 10.4 कर लेंगे एनसीईआरटी में। लिख लो 10.4, होमवर्क यहां लिख देता हूं, होमवर्क 10.4 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 10.4। रेगुलर रेस नंबर आज कौन सी थी? 26 रेगुलर रेस नंबर। वेक्टर 3D में O1 हमारा आज कितना हुआ था? 34। इसको मैं आज अभी मतलब ज्यादा नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें भी तुमको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ओ S1 में क्या था? 1 से, इसमें भी 1 से 4 ही था क्या? लिखो S1 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये S1 में से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? इतना ही ठीक है। तो थोड़ा सा कम है होमवर्क, है ना, ऑल्टरनेट क्लास के हिसाब से। बट रीजन बीइंग मैं ज्यादा देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं कराए अच्छे वाले, है ना, तो वो करा करके अगले टर्न पे दूंगा। इस समय को तुम यूटिलाइज कर सकते हो तुम्हारा पीटी और वो करने के लिए, रिविजन करने के लिए, अगले टर्न पे, द एंड ऑफ द